Hello students, I am your science teacher. Students, we will start lesson 5th of science, coal and petroleum. Chapter 5, Coal and Petroleum. We use various things or materials such as food, clothes, furniture, fuels, water and vehicles to fulfill our basic needs. बेटा हम अपने सर्वाइव के लिए जो हम जीवित रहते हैं उसके लिए अपने आराम के लिए बहुत सारी चीज़ों का नेचर के अंदर से बहुत सारी चीज़ें जिनको जैसे एयर वाटर फ्यूल्स एक्सेट्रा ये सभी हमें नेचर में पाई जाती है. Observe various things in your surroundings and make a list. The materials which are present in nature and useful for us to meet our basic needs are called natural resources. वे मटेरियल्स वे सारी चीज़ें जो हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट है और हमें हमारे लिए यूजफुल है जिनसे कि हमारी बेसिक नीड्स है उनकी वे जो है उनकी पूर्ति होती है वे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं. Air, water, soil, coal, petroleum, mineral. Inexhaustible natural resources. Exhaustible natural resources. तो हम इन रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेटा, एक्सहैबिटेबल रिसोर्सेज और inhabitable natural resources. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples of these resources are sunlight, air, water, rainfall, clay. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. The materials which are burnt to produce power or heat energy are known as fuels. The remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils. Fuels like coal, petroleum, and natural gas are all formed from the dead remains of plants and animals buried under the earth millions of years ago. तो स्टार्टिंग में बेटा हम देखते हैं एक्सहैबिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज वे होते हैं जो कि हमारी नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं यानी कि जो ख़त्म नहीं होते हैं नेचर के अंदर. एग्जांपल के तौर पर सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले, सैंड एक्सेट्रा. इसके साथ बेटा इसका जो दूसरे अपोजिट होते हैं एक्सहैबिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज जो हमारी प्रकृति के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से ख़त्म हो सकते हैं. एग्जांपल के तौर पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में रीड करेंगे जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये मटेरियल्स जो है ये बर्न टू So these are all known as fossil fuels. Coal. Coal is a fossil fuel. It is hard and black in color. Coal is found. सबसे पहले हम कोल के बारे में रीड करते हैं. तो कोल एक फॉलिस फ्यूल्स है. फॉलिस फ्यूल्स क्या होता है जो कि फॉलिस फ्यूल होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनको डीकम्पोज्ड होने के बाद जो अवशेष होते हैं और जो अर्थ के मिलियंस ईयर्स अगो पहले के जिनके फॉलिस फ्यूल होते हैं वो टाइम के साथ जो है टाइम टू टाइम के साथ जो है वो कोल में डिपॉजिट हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो मिट्टी की जो लेयर होती है उनका सरफेस का जो दबाव बनता है और वहाँ पर जो है हीट यानी कि एनर्जी बन जाती है. तो उनके प्रेजेंट के अंदर ये डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं ये काफ़ी लाखों सालों के बाद जो है कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. Found in deep coal mines under the surface of the earth in the form of coal beds. In India, coal is mainly found in Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Madhya Pradesh. The big coal mines in our country are at Jharia and Bokaro in Jharkhand and at Raniganj in West Bengal. Coal is formed by the gradual decay and compression of remains of plants and trees in the absence of air. The slow chemical process of the conversion of the dead vegetation, remains of dead plants, into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. तो कार्बोनाइजेशन क्या होता है कि एक स्लो केमिकल प्रोसेस होती है जिनके अंदर जो डेड वेजिटेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स वे कोल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते रिमेन हो जाते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से. तो ये कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस होती है. Coal mainly contains carbon, but along with it, hydrogen, oxygen, small amount of nitrogen and sulfur are also present. Huge forests grew around 300 million years ago, covering most of the earth.
Due to natural calamities like earthquakes and volcanoes, these forests got buried under the soil. The remains of dead plants converted into peat coal, 60% carbon. The peat compressed between sediment layers to form lignite coal, 70% carbon. Further compression resulted in the formation of bituminous coal, 80% carbon. Eventually, anthracite coal, 90% carbon, is formed. Uses of coal. तो यहाँ पर आपको हमको कोल के बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको एक बार समझा देते हैं बेटा आपको कि 300 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारे अर्थ है इसके ऊपर हग फॉरेस्ट थी, यानी कि काफ़ी डेंसिटी थी फॉरेस्ट की। तो एक ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट के प्राकृतिक आपदा के कारण जो अर्थक्वेक या वैल्किनो के कारण ये फॉरेस्ट जो है वो जल गए और सोल के अंदर नीचे दब जाते हैं। उसके बाद जो इनके डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स रहते हैं वे कवर्ड हो जाते, कन्वर्ट हो गए पीट कोल में। पीट कोल क्या होता है? पीट कोल कोयले के अंदर कार्बन की 60% मात्रा होती है। फिर जो पीट कोल होता है यह कंप्रेस्ड हो जाता है सेडिमेंट्री लेयर्स के नीचे, उससे जो है लिग्नाइट कोल की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि 70% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद जो है इसके बाद जो कंप्रेशन से जो दबाव जो बनता है उसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो है बिटुमिन्स कोल्स बनता है जिसके अंदर की 70 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और इसी प्रोसेस के अंदर जो है कार्बन का जो है निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर की 90% जो होता है कार्बन पाया जाता है। और यह जो होती है कोल की बेस्ट वेराइटी होती है। Coal was used in railway engines to produce steam to run the engine. Coal is also used in many houses in villages as fuel to cook food in chullas. Coal is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is used in many industries to produce organic compounds such as phenol, benzene, toluene and naphthalene. In industry. नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ कोल। कोल के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो कोल जो है रेलवे के इंजन है को चलाने में काम आता है। कोल से जो है भाप बनाई जाती है जो कि रेलवे के इंजन को चलाती है। कोल का यूज़ जो है मैंने हाउस के गाँव के अंदर जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है, कुक फूड इन चूल्हा। कोल जो थर्मल पावर प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा कोल जो है इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सच पेनहोल, बेंजानिन, इन चीज़ों को प्रोडक्ट करने में भी कोल का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोल का यूज जो है मैन्युफैक्चर कोल तार, लिक्वर एंड कोल गैसेज में भी किया जाता है। Coal is used to manufacture coke, coal tar, ammonia, coal liquor, and coal gas by the process of destructive distillation. Let us learn how coal is formed in nature by the following figure. Destructive distillation of coal. Destructive distillation is the process of breaking coal by heating it to high temperature in the absence of air. Let us perform an activity in order to show the process. Coke. It is a tough, porous, and black substance obtained by the destructive distillation of coal. Coke is almost pure form of carbon. It contains 98% carbon. तो हम कोल के जो विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कोल जो है कोल से जो हमें क्या क्या के कौन कौन से कोल के रूप होते हैं। तो स्टार्टिंग में कोक एक टफ, पोरस एंड ग्लेसी ब्लैक सब्सटेंसेस होता है। कोक जो है कोल के अंदर जो है 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और ये एक तरह से कोल का पुअर फॉर्म होती है। Uses of coke. Coke is an essential raw material for the iron and steel industry. When iron and steel are made, coke is one of the raw materials needed to properly heat the furnace. Coke is used for extraction of many metals from their ores. Coal tar. Coal tar is not a अब हम यूज ऑफ कोक देखते हैं। कोक का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो कोक का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर हीट और फर्नेस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कोक जो है वो एक तरह से मेटल्स को उसके ओरा से अलग करने के लिए की जो प्रोसेस होती है उसमें भी कोक का यूज किया जाता है। single compound. It is a mixture of more than 200 different carbon compounds.
Coal tar can be separated into many chemical substances by the process of fractional distillation. नेक्स्ट है कोल तार। कोल तार एक ब्लैक विस्कोसस थिक लिक्विड होता है जो इसके अंदर की अनप्लीजेंट स्मेल आती है, यानी कि जो हमें अच्छी नहीं लगती, खराब स्मेल आती है। यह एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, इसके अंदर मिक्सर होता है मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का। तो कोल तार को जो है अलग कर सकते हैं हम, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको कुछ प्रोसेस के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। These chemical substances obtained are used as starting materials for manufacturing dyes, explosives, paints, varnishes, plastics, synthetic fibers, photographic materials, roofing materials, etc. Coal gas. Coal gas is also obtained by the destructive distillation of coal. It consists of three combustible gases, namely hydrogen, methane, and carbon monoxide. It has a high calorific value as both hydrogen and methane have high calorific values. It burns to produce heat. That is why it is an excellent fuel. Ammonium compound. नेक्स्ट है कोल गैस। तो कोल गैस जो है हमें कोल से ही प्राप्त होती है। कोल गैस जो है 3 कंपोजिबल गैसेज होती है जिनके नाम है हाइड्रोजन, मैथेन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। During destructive distillation of coal, ammonium compounds are produced which when dissolved in water form ammoniacal liquor. It is used to manufacture nitrogenous compounds. How petroleum was formed? Petroleum oil was formed by the decomposition of the remains of extremely small plants and animals buried under the sea millions of years ago. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक डार्क कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड होता है जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है, और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयली। सो यह वर्ड जो पेट्रोलियम होता है इसका मीन्स होता है ऑयल फ्रॉम रॉक्स, रॉक से प्राप्त होने वाला ऑयल। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है यह कैसे फॉर्म होता है, यह डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल के डीकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, जो कि हमारे समुद्र के अंदर की जो सतह होती है वहां पर पाया जाता है मिलियंस ईयर्स अगो। It is believed that millions of years ago, the small plants and animals which lived in the sea died. Their dead bodies sank to the bottom of the sea and were soon covered with clay and sand. Over millions of years, due to high pressure, high temperature, action of bacteria, and in the absence of air, the dead remains of small plants and animals were slowly converted into petroleum oil and natural gas. Petroleum. Petroleum is a dark-colored and thick, oily liquid. It has an unpleasant smell. In Greek language, petra means rocks and oleum means oil. So the word petroleum means oil from rocks. Formation of petroleum. Petroleum was formed by the decomposition of the dead remains of plants and animals buried under the sea millions of years ago. Petroleum is a mixture of several hydrocarbons having 1 to more than 100 carbon atoms. It is believed that millions of years ago, the plants and animals which lived in the sea died. Their dead bodies sank to the bottom of the sea and were soon covered with clay and sand. Over millions of years, under high pressure and temperature, and in the absence of air, the dead remains of plants and animals were slowly converted into petroleum. It then passed through porous rocks and got trapped between non-porous, impervious rocks. A more volatile component of petroleum called natural gas forms a cover over it. We have studied in the beginning of this chapter that fossil fuels like coal, petroleum, and natural gas are exhaustible natural resources. The two main limitations of fossil fuels are as follows. तो हमने लेसन का स्टार्टिंग में बेटा स्टार्ट किया था कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एक तरह से अनवीकरणीय स्रोत होते हैं जिनको कि एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से इनका निर्माण करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो 2 मेन लिमिटेशंस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, जो कि निम्न प्रकार है: लिमिटेड अवेलेबिलिटी और एयर पॉपुलेशन। Limited availability, air pollution. Limited availability. It took millions of years for the conversion of dead organisms into fossil fuels. तो
तो इसके अंदर क्या जाता है कि सबसे पहले तो इनको बनने के अंदर ही, इन फॉलिस फ्यूल को बनने के, डेड ऑर्गेनिज्म और फॉलिस फ्यूल्स को इनटू फॉलिस फ्यूल में बनने में काफ़ी मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। Also, these resources cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time. So, सेकंड है कि ये दोबारा से इनको जो रिसाइकिल करने में, रीयूज करने के अंदर भी जो है काफ़ी टाइम लगता है, इन्हें कितनी जल्दी ये नहीं कर पाते हैं। if these resources are used at their present rate of consumption, the known reserves of these fossil fuels will last only a few hundred years, causing energy crisis. Air pollution. The burning of fossil fuels produces gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and smoke. These gaseous products and smoke cause air pollution. Air pollution. सेकंड है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के अंदर कि जो फॉलिस फ्यूल्स होते हैं, इनको जलाने पर गैस निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और स्मोक। तो ये जो गैसें होती है, ये स्मोकें जो होती है, ये एयर पोल्यूशन का रीजन बनती है। Pollution leads to respiratory problems in human beings. It causes suffocation and may even cause death. We will study in detail about the harmful effects of air pollution caused by burning of fossil fuels in Chapter 18. Sulfur dioxide produced while burning of fossil fuels combines with rainwater to form sulfuric acid. The polluted rain containing sulfuric acid is called acid rain. तो इसमें बेटा हम जो फॉलिस फ्यूल होते हैं, इनके जलाने पर जो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है फॉलिस फ्यूल को जलाने पर, ये जब रेन वाटर होता है, इसके अंदर जब कॉम्बिनेशन होता है, इसके मिल जाती है तो सल्फर एसिड बनाती है, जिससे कि जो हमारा रेन का वाटर होता है वो एसिड रेन यानी कि खराब हो जाता है और एसिड रेन कहलाती है। Carbon dioxide is a greenhouse gas which leads to increase in the average temperature of our Earth. It leads to melting of polar ice caps. Incomplete combustion. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ग्रीन हाउस गैस निकालती है, जिससे कि जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। Of fuels results in the formation of carbon monoxide and soot particles. When we inhale carbon monoxide, it combines with hemoglobin to form carboxyhemoglobin. Due to this, hemoglobin becomes unable to carry oxygen to the body cells, which results in death due to suffocation. Soot particles enter our body while breathing and trigger cough, sneezing, and respiratory problems like asthma. Both coal and petroleum are available deep inside the earth. Mining of coal or pumping out of petroleum from the earth creates hollow spaces in the earth, which may result in collapse, leading to earthquake. इसके अलावा जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं, वो हमारी अर्थ के इनसाइड काफ़ी नीचे प्राप्त होते हैं हमें, जिनसे कि माइनिंग करके निकाला जाता है इनको। तो इन माइनिंग के अंदर जो है हमारी पृथ्वी के अंदर जो होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, अर्थक्वेक और अब कई तरह की जो है ना प्राकृतिक आपदाएं, वो इसकी वजह से हो जाती हैं। Conservation of fossil fuels. Conservation is the wise and careful use of resources. We need to conserve the fossil fuels, keeping in mind their limited availability. We should reduce the use of fossil fuels. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉलिस फ्यूल के, हमें फॉलिस फ्यूल का संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो इनको जब हम फॉलिस फ्यूल का यूज़ करते हैं तो हमें बड़ी सावधानी के साथ इनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये फॉलिस फ्यूल जो है, इनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो लिमिट है, तो इसी को हमें ध्यान में रखकर इनका यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें जो है फॉलिस फ्यूल और उनके यूज़ जो है, उनका जो है उनको रिड्यूस करना चाहिए, उनमें कमी करनी चाहिए। इनको सिर्फ जब आवश्यकता हो तो ही इनका यूज़ करना चाहिए। And use these fuels only when absolutely necessary. We should encourage the use of renewable sources of energy like wind energy, solar energy, and hydro energy to meet our energy needs. इसके लिए हमें एक दूसरा उपाय हमारे पास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसकी दोबारा से हम बना सकते हैं, उनका हम अधिक से अधिक यूज करना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, जो कि हमारी एनर्जी है, इनसे हमारी आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करनी चाहिए इनसे। Technological advancement and energy crisis. The demand for energy is increasing due to setting up of new industries and rapidly expanding cities. People are becoming techno-friendly. We are continuously setting up large number of industries and developing new technologies to fulfill our needs. Both the development and use of technology consume tremendous amount of energy.
Modern methods of agriculture require energy. For example, tractors, tube wells, and other agricultural implements use energy. A large amount of energy is consumed by us at home due to a large number of electrical appliances and gadgets. For example, refrigerators, coolers, or air conditioners, washing machines, mixer grinders, laptops, computers, electric motors, etc. consume a huge amount of energy. Various means of transportation and food processing or storage also require energy.